जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक छोटी सी थ्योरम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो हम आगे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जिसको आपको नोट करके लिखना है और इसको आपको याद होना चाहिए, तीनों चीज़ें। ठीक है, पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि उसका हमें एडजॉइंट निकालना होता है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको बोले कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके तो वो बात अलग रहती है, अदरवाइज़ हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है हमारे पास जो मेन मैट्रिक्स होती है उसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैंने इसको साइड में एक एग्जांपल के रूप में करके आपको रखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिए। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले एडजॉइंट निकाला। ठीक है, एडजॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। इस एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैंने यहाँ निकाला, कितना आ गया, 9 आ गया। ये आप देख सकते हो किस तरह से निकाला है। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 9, मतलब जो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 9। ये जो 9 है ये सेम है इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, देखो ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया, -3। ठीक है, तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 9। तो 9 और 9 ये हो गए बराबर बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसी के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है वो सेम बनती है कि अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे मैंने इसके लिए भी एक एग्जांपल कर रखा है। जैसे बात मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाल दिया। एडजॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। इसके एडजॉइंट में मैंने इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी, ये बनी। इसके यहाँ पे क्या है, -3 है, तो इस तरह की एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स में इसी के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो सेम होगी अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, -3 आया था। पीछे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो -3 आया था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी। तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसी के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हो तो जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी। ये आपको कॉम्पिटिटिव में आ सकती है और जो कंपलसरी वाला पार्ट होता है ना, सेक्शन ए एग्ज़ाम में, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो 3 है ये हमारे पास आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा देखो, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए और आपको बोला जाए क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास बोला है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इस थ्योरम के कहने का मतलब ये है। मतलब सीधी सीधी बात ये है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई ये हमारे पास इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो आपको सीधा करना है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया मतलब वो सिंगुलर आ गई, तो मतलब उसमें हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यही हमारे पास थ्योरम है। अगर इसको प्रूव करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल।
इफ़ एंड ओनली इफ, जब इफ़ एंड ओनली इफ लगता है तो हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में हम इफ़ एंड ओनली इफ के पहले वाले स्टेटमेंट को लेट करते हैं। तो हम क्या क्या लेट करते हैं कि भाई ए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि भैया ए अगर हमारे पास है तो ए का इन्वर्स भी हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि भाई ए जो है हमारे पास उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि एक मैट्रिक्स है ए, साथ साथ उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है ए में जब हम ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है कि नहीं। ग्रुप थ्योरी में भी ये होता है, यहाँ पे भी यही होता है। तो जब हम एक मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस होती है, ये हमें पता है। अगर मैं बोथ साइड्स डिटरमिनेंट ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू उसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 1 आ गया। समझ रहे हो, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता ना तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 आ जाता, बट यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस है। समझ में आई, तभी तो 1 आ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमें ये प्रूव करना था कि भाई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। तो हमने कर लिया प्रूफ, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली स्टेटमेंट होती है उसको लेट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल, हाँ, कि हमारे पास ये जो है ए इज़ इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये हो गया कि ए का इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो यह हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो हमारे पास जो ए का इन्वर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी हमने पिछली चीज़ पढ़ी थी कि जब हम एक मैट्रिक्स में उसी के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो वैल्यू मिलती है, ठीक है। अभी हमने किया था जो तीसरा वाला पार्ट था उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली वैल्यू है इसका हमारे पास रिज़ल्ट क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चला है, ये हमारे पास चला हुआ। तो यहाँ पे मैं ए इंटू ए का इन्वर्स रखता हूँ, सीधा सीधा ऐसा, ठीक है। ए इंटू ए का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ए इंटू ए का इन्वर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तभी तो आइडेंटिटी के बराबर आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास ये थ्योरम होगी। इस थ्योरम को आपको याद रखना है कि हमारे पास उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है जो हमारे पास, जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है उसका हमारे पास इन्वर्स नहीं निकल सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
बट उससे पहले ये छोटी मोटी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो अभी तक आई नहीं, हमने सीधा मैट्रिक्स ही सॉल्व की है, ठीक है। अब आपके पास लीनियर इक्वेशंस आएगी, उस लीनियर इक्वेशन को आपने फिर सॉल्व करना है। तो उसमें से सॉल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी तक हम छोटा मोटा समझ रहे थे कि इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन है, फिर हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही सारे लिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस दी हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, इस तरह की इक्वेशन दी होगी, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। 3 इक्वेशन दी है तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स इसमें बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में दी होगी। यहाँ पे उनके कोफिशिएंट्स होंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 भी हो सकता है और कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 दिया होता है तीनों इक्वेशंस में, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस बन जाती है। वो हम शायद चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पार्ट आएगा। अभी हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आएगी, 3 इक्वेशन। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, ठीक है। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, तभी तो हम मैट्रिक्स से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह की इक्वेशंस जो होगी उसमें आपको क्या करना है, जो ये कोफिशिएंट्स है ना, इसकी आपको एक अलग मैट्रिक्स बनानी है। तो a1 कोफिशिएंट है, b1 और c1 है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो इसकी आपने एक अलग ही मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल्स है उसकी एक अलग मैट्रिक्स बनेगी। कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई और जेड, तो इसका एक अलग हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दी होगी उसकी एक अलग मैट्रिक्स बनती है। तो ये हमारे पास इस तरह के एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, बी मतलब जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है उसकी वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बोला क्या है कि हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हो कि आपके पास ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस तरह की है ना हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, तो x की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो a का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, इनटू में b चला हुआ है। तो इस तरह से हम जब भी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स का मेथड, इसमें कुछ नहीं होता है, ये हमारे पास जो एक्स वाली जो वेरिएबल मैट्रिक्स होती है उसको हम एक जगह रखते हैं, बाकी वाली को परे ले जाते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं ले जाते ऐसे परे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ले जाते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए कर दिया थोड़ा बहुत। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, ए का इन्वर्स का बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए एक्स रह जाएगा और ए इन्वर्स बी, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं ले जाते परे को, इस तरह से ले जाते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, जब हम लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम जस्ट जो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको एक जगह रख के इस वाली मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड ले जाके, तो इस तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन बनती है तो इसको मेथड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आपको वेरिएबल आपको निकालने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि हमारे पास ये किसके बराबर आएगी, ए इन्वर्स इंटू बी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको डिवाइड करके ए का इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो बी मैट्रिक्स है उसमें उसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक और बात, यहाँ पे 2 केसेस आते हैं, ठीक है। 2 केसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। केस नंबर 1 तब होता है जब इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है।
तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। बट क्या हो अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया, फिर अगर यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ गई वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, मतलब उसका डिटरमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया, तो हम किस तरह से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो केसेस होते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया, एक दूसरा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला, अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके 0 आ रहा है तो या तो हमारे पास आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बेस्ड हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमारे पास दोनों केस आएंगे। इस केस में हम वो मैट्रिक्स लेंगे जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये वाले में हम वो लेंगे जब हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमारे पास, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई है, दो क्वेश्चन दिए हुए, इसके हमें कंसिस्टेंसी बतानी है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर ये सॉल्व किया जा सकता है तो ये कंसिस्टेंट है, नहीं किया जा सकता तो ये नॉट कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी है इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, फिर यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी और राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ दी होगी उनकी एक मैट्रिक्स बनेगी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वेरिएबल्स 2 है x y, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 और 3 है। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट देखते हैं। डिटरमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, फिर हमारे पास दूसरा केस होता है। ठीक है, अगर उसका हमारे पास डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो हमारे पास उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब वो हमारे पास जो है कंसिस्टेंट है उसका, क्योंकि हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालें तो 3 - 4 इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इम्प्लाइज हम ए का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, ए का इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना एक्स की, एक्स मतलब ये जो एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई है, इसके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ए का इन्वर्स इंटू बी करके। ये एग्जिस्ट करता है, ये भी हमारे पास है, तो एट द एंड हमारे पास कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट है। ठीक है, रही बात दूसरे क्वेश्चन की तो उसको भी देख लेते हैं, ये हमारे पास कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 3 2 6 हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई वेरिएबल मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास 5 और 8 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट देखूँ तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम ए इन्वर्स को नहीं निकाल सकते, इसमें ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ए इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास दूसरा केस होता है, हम उसको देखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं और उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, देखो एडजॉइंट अगर मैं इसका निकालूँ तो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स होते हैं, 2 × 2 के केस में इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, इसमें हमें बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 5 और 8 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 6 पंजे 30 - 8 × 24, ठीक है, -10 + 8, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 6, और यह आ गया -2। तो ये हमारी मैट्रिक्स हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या होता अगर हमारे पास यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 0 आ जाती, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू 0 आ जाती तो हमारे पास ये हो जाता, या तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते या तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो आपको वो लिखना पड़ता, आइदर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन
और नो सॉल्यूशन, ये आपको लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो कंसिस्टेंसी किस तरह से देखते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।